नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं चुनावी समर में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। जाटलैंड और मुस्लिम लैंड के बाद अब बताया जा रहा है कि यादव लैंड की बारी है और तीसरे चरण की यादव लैंड और बुंदेलखंड की जो चर्चा है वो जोर शोर से हो रही है और कहा जा रहा है कि जो तीसरा चरण है इसमें 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और ज्यादा जिलों में हो रहे चुनाव के चलते पूर्व चुनावी जो चरण है और कहा जा रहा है कि तीसरा जो चरण है वो ज्यादा चुनौती भरा हुआ है और कहा जा रहा है इन मुद्दों को लेकर जो है कि हर कोई अपना साम दाम दंड भेद अपनाने में लगा हुआ है। इसके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के वसीम खान और बीएसपी लीडर है राहुल। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वसीम जी, मेरा वोट सीट मानी जा रही है और कहा जा रहा है मैम दोबारा बोलिएगा, आपके साथ कोई क्लियर नहीं है सवाल। जो दाखिल है जिसकी चर्चा काफी चल रही है इस समय और कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के एसपी बघेल और अखिलेश यादव दोनों के बीच बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बता देना चाहता हूं, आप जो करहल विधानसभा की बात कर रहे हैं, करहल विधानसभा पर लड़ाई जो है वन साइड है, वहां किसी का मुकाबला नहीं है। वहां जो चुनाव है वो चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य, देश का मुस्तकबिल तय करने वाला चुनाव है। वहां जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशी के अंदर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति और करहल विधानसभा का व्यक्ति सिर्फ विधायक नहीं देख रहा, वो उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े सभी लोगों का विकास करने का काम करते हैं। रही बात जो आप केंद्रीय मंत्री की बात करें, जब एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी में आए थे तो जिला पंचायत सदस्य भी नहीं हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी ने सजाकर उनको इतने बड़े मंच पर पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य यह है भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की मानसिकता से काम करती है, उन्हीं संघ के लोगों की सोच ने आज पिछड़े समाज के, बघेल समाज के एक बहुत बड़े नेता को खत्म करने का काम किया और आदरणीय अखिलेश यादव जी को ऐसी जगह पर, जो अखिलेश यादव जी प्रत्याशी हैं, वहां एसपी सिंह बघेल को उनके सामने भेजा है। एसपी सिंह बघेल 1.5 लाख यादव जहां पर है उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी सिराथू जैसी सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। करहल पे जो मुकाबला है वो किसी से मुकाबला नहीं है। करहल पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव मुद्दों पर है। समाजवादी पार्टी का मुद्दा है कि वहां 300 यूनिट उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन सबको दी जानी है, वो करहल विधानसभा ही तय करेगी। क्यों करहल विधानसभा से जब आदरणीय अखिलेश यादव जी विधायक बनकर जाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जाकर के देश के किसानों, नौजवानों, छात्रों, दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जाति के लोगों का विकास करने का काम करेंगे। रही बात एसपी सिंह बघेल साहब की, एसपी सिंह बघेल साहब वहां किसी भी लड़ाई में नहीं है और न समाजवादी पार्टी करहल पर किसी पार्टी से लड़ रही है। महज औपचारिकता है जो 20 तारीख को पूरी हो जाएगी, जिसकी 10 मार्च को घोषणा कर दी जाएगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी करहल पर पहले चुनाव जीते हुए और वहां बघेल समाज के बहुत बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अलीगढ़ की एक विधानसभा प्रत्याशी है, छर्रा विधानसभा प्रत्याशी, जो लक्ष्मी धनखड़ जी हैं, जो बघेल समाज से आती हैं, बहुत बघेल समाज के नेताओं से लगातार करहल में उन्होंने जनसंपर्क किया और बघेल समाज जो है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए साथ इसलिए है क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी के पिताजी नेताजी ने जो एसपी सिंह बघेल है उनको उस मंच पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन लगातार जो मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, चाहे अमित शाह जी, वो तो लगातार कह रहे हैं कि करहल में कमल का
मैडम अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कुछ और भी कहते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी एक मंच पर विकास की बात नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जी गर्मी निकालने की बात करते हैं, जो कोई लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। आप संवैधानिक पद पर रहे हैं, आपको भाषा की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आप मंच पे जाके किसी की गर्मी निकालने की बात करते हैं, ये भाषा की संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं हो सकती। अगर योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ते हैं तो उनको मुद्दा होना चाहिए, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में वहां एक जाति विशेष के लोगों ने इकट्ठा होकर जबरदस्ती दलितों पर अत्याचार किया, तलवारों लाठियों के दम पर संत रविदास जी के मंदिर को तोड़वाने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। करहल की तो बात छोड़ दो, पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अभी कह रहे थे कि बुलडोजर, मुझे बताइए जब बुलडोजर इनका आता है तो वो अजय मिश्रा टेनी के घर पर क्यों नहीं चलता है? क्या जाति मजहब देखकर बुलडोजर चलाते योगी आदित्यनाथ? और रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह को ख्याल रखना चाहिए कि कोरोना के समय में इसी उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल के लोग दिल्ली से पैदल आने के लिए मजबूर हुए, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन आपने जन विश्वास यात्रा निकालने के लिए सैकड़ों रथों का बंदोबस्त कर दिया। लेकिन कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो उन लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, चुनाव लाठी गोली और बंदूक में चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश का दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वो जानता है कि पिछले 7 साल में केंद्र के अंदर और पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश का वह जो जनता का शोषण करने का काम किया है, वो समय करीब आ चुका है। आने वाली 20 तारीख को तीसरे चरण में ऐसा वोट पड़ेगा, जो गर्मी निकालने वाली बात करते हैं वो ठंडे तो दूसरे चरण में पड़ गए, इस चरण में शून्य पड़ जाएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन सर मेरा आपसे सवाल है कि मायावती लगातार रैलियां कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीएसपी है, जो बाबा साहब का मिशन था डॉक्टर आम्बेडकर जी का, कहीं ना कहीं बीएसपी उससे भटक रही है। खुद अखिलेश यादव भी लेकर। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। मैम देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ एक मिशन भी है, और असल में बाबा साहब अम्बेडकर का और माननीय श्री कांशीराम साहब का मिशन यदि कोई पार्टी लेकर के चल रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन लेकर के चल रही हैं। और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरीके से दलितों पर जुल्म किए गए थे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिलों के नाम हमारे महापुरुषों के उस रखे थे उसको इस सरकार ने बदल दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे लेकर के चल रही है। तो निसंदेह हम लोग 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत सरकार में आने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई विरोधी पार्टियों ने ऐसा इल्जाम समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते रहते हैं मायावती की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो अखिलेश यादव है उन्होंने कई शहरों और जिलों के नाम बदले, उन्होंने आरक्षण को भी खत्म कर दिया था। मैडम नाम बदलना मुद्दा नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, मेरा जो जिला है उस जिले को मायावती जी ने बनवाया था। बहन मायावती के टाइम में मेरा जिला बना। लेकिन मैंने पिछली बार डिबेट में बोला था, ये जब आपने सवाल किया तो मुझे जवाब देना है। आपने जिला बनाया, लेकिन जिला बनाने के बाद एक भी सुविधा इसमें ऐसी नहीं थी जिसको जिला कहलाया जाए। एक अनाथ बच्चे की तरह उसको छोड़ दिया गया, और जब इस बच्चे का पालन पोषण जिसने किया
और नाम, अब जिम्मेदारी बनती है कि नाम देने का काम भी वही करेगा। आदरणीय अखिलेश जिले में कारागार बनाने का काम किया। इस जिलाधिकारी का कार्यालय है, पुलिस कप्तान का कार्यालय है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, जिला अस्पताल 100 बेड का है। ये सारी व्यवस्थाएं देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। हम सिर्फ नाम पे काम नहीं करते, हम मुद्दों पर काम करते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2012 में उन्होंने घोषणा की कि हम जो गरीब छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको लैपटॉप बांटेंगे। तो उसमें किसी जाति, मजहब, धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया। सर्व समाज, समता मूलक समाज की जो डॉक्टर अंबेडकर साहब बात करते थे, उसी बात को लेकर के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ये एक एम्बुलेंस चलाने का काम किया। वो एम्बुलेंस जब 102 नंबर उत्तर प्रदेश के किसी कोने पर और किसी गांव के अंतिम झोपड़ी का व्यक्ति जब डायल करता था तो वहां जाति या मजहब नहीं पूछा जाता था। वो समाजवादी पार्टी की कल्याणकारी योजना उसके दरवाजे पर बिना जाति मजहब पूछे जाती थी और उस सुविधा का उसने लाभ उठाया। रहा बात जहां तक नाम बदलने का काम है, ये तो योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी ने नाम बदलने के साथ एक काम और किया है जो अखिलेश यादव जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, 100 डायल। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है और अक्सर ये हो जाया करता है कि किसान आदमी खेत की मेड़ पर लड़ जाता है, लड़ते लड़ते ये होता है कि पुलिस की जरूरत पड़ती है और जब पुलिस की जरूरत पड़ती है तो 1 मिनट तो वो व्यक्ति वहां से 100 डायल करेगा तो पुलिस उसकी समस्या को सॉल्व करने उसकी मेड़ तक पहुंचेगी। ये सबसे बड़ा काम अखिलेश यादव जी ने किया, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उसको 112 कर दिया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप गधे को गाय के खूंटे पर बांध देंगे तो वो दूध नहीं देने वाला, गधा गधा ही रहता है। आप कम से कम व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। 112 किया, कम से कम उनका टायर चेंज करा देते। और बहन जी ने अगर जिले बनाए तो जिला कारागार बनाती और जिले पर जितनी सुविधाएं होती हैं, जो भी कार्यालय होते हैं, उनको बनाने का काम करती, उस नाम से वो जिला चलता। लेकिन जब कोई सुविधा नहीं थी वहां जिलों के नाम चेंज किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर साहब और काशीराम जी के नाम से बहुत सी योजना समाजवादी पार्टी सरकार में चलती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अंबेडकर वाहिनी का निर्माण किया है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिसको शामिल किया गया और पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले पर अंबेडकर वाहिनी की स्थापना की गई है, उसके जिलाध्यक्ष बनाए गए। हम हमेशा अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को और पंडित जनेश्वर मिश्रा के विचारों को लेकर। लेकिन एक कमेंट आ रहा है कि अगर अखिलेश जी बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे हैं तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल जी, मैं इस पर जवाब चाहूंगी आप। ये आपकी आवाज आपके साथ नहीं आ रही। हमारे दर्शक है, उन्होंने कमेंट किया कि अगर अखिलेश जी ने बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे हैं तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ती? मैडम, नाम अखिलेश जी ने नहीं बदला। मेरे जिले का नाम कासगंज हुआ करता था और नाम बदलने का काम बहन जी ने किया, उन्होंने इसका नाम काशीराम रख दिया। जब कासगंज नाम था, लोग कासगंज नाम से जानते हैं, तो उस जिले को पुनः कासगंज नाम दिया गया। नाम बदलने का काम हमने नहीं किया, नाम बदलने का काम बहन जी और योगी जी करते हैं। हम तो और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं और काम करने का काम करते हैं। देखिए ज्योति जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वसीम खान जो बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है किसी जिले का नाम बदलती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है, माननीय बहन जी नए जिले बना करके उनका नामकरण करती हैं। बहन जी कोई किसी जिले का नाम नहीं बदलती हैं, ठीक है। जैसे कि समाजवादी सरकार में आने के बाद अखिलेश यादव जी ने सभी महापुरुषों के जो हमारे जो नाम रखे थे जिलों के, उनको बदल दिया था, ठीक है। और यदि समाजवादी पार्टी दलितों की हितैषी पार्टी है, बहुजनों की हितैषी पार्टी है, तो संसद के अंदर दलितों के आरक्षण के लिए पदोन्नति में जो बिल लाया गया था रिजर्वेशन का, उसको अखिलेश यादव जी ने क्यों फाड़ दिया था?
उसमें फाड़ने की बात रही थी। मैं इसको बता, आपने पिछली बार भी सवाल किया था, आप वही सवाल दोहरा रहे जो पिछली बार किए थे। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सिर्फ दलित नहीं, इसमें अति दलित जो SC ST से नीचे भी आते हैं और पिछड़े समाज के लोग, इन सबको इसका हक मिलना चाहिए। ये तो RSS वाली बात आ गई। सिर्फ जो अगले लोग हैं वही जो है सारी व्यवस्थाओं में आगे आएंगे। अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि ये बिल जो लेकर के आएंगे, मुझे इस बिल से ऐतराज नहीं है, लेकिन इसमें SC के अलावा SC ST और अति पिछड़े इन सभी लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि ये देश जो है किसी एक जाति से नहीं चलता। इसमें समायोजन कीजिए। अखिलेश यादव जी ने उसमें समायोजन करने के लिए कहा था। जब उसमें समायोजन नहीं किया गया तो उस बिल को पास नहीं किया गया। हमारी पार्टी दलित विरोधी नहीं है, हमारी पार्टी दलितों के मुद्दों को लगातार उठाती रही है। हाथरस में जब दलित बेटी पर अत्याचार हुआ तो सबसे पहले वहां पहुंचने वाली पार्टी कोई थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के भाई 1 मिनट राहुल भाई 1 मिनट लिसन टू मी 1 मिनट। वहां मायावती जी या सतीश चंद्र मिश्रा या राहुल अंबेडकर साहब, एक भी बसपा का नेता मुझे बताएं जो हाथरस कांड में सबसे पहले पहुंचा। मैं वहां पहुंचा था। सरदना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1 मिनट अतुल प्रधान जी वहां पहुंचे थे। आप बताइए मुझे, आपने उस मुद्दे को कहां उठाया? वसीम भाई सुनिए, हाथरस में जिस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसका सबसे पहला ट्वीट माननीय बहन कुमारी, जब किसी को पता भी नहीं था तब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने वो ट्वीट किया था। और एक प्रतिनिधि मंडल, सुनिए, एक प्रतिनिधि मंडल बहुजन समाज पार्टी का सबसे पहले हाथरस पहुंचा था। शायद जब आपके नेता भी वहां नहीं पहुंचते थे उससे पहले हमारा बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा था। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। राहुल भाई मैं जवाब देता हूँ। राहुल भाई, जब आप प्रतिनिधि मंडल की बात कर रहे हैं, जिस वक्त वो लड़की पोस्टमार्टम होकर के वहां से दिल्ली से नहीं आई थी, उस वक्त सरदना से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान, मेरे खासकर समाजवादी पार्टी की पूरी टीम, हम हाथरस के बाहर एक धर्मशाला थी वहां बारात घर, उसमें बैठे। वहां कुछ जाति विशेष के लोगों ने हमको पथराव किया। मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विनोद कुमार सविता जी उसमें घायल हुए। और आप ट्वीट करने की बात कर रहे हैं। AC में बैठकर ट्वीट करने से दलितों के मुद्दे नहीं उठाए जाते। अगर दलितों के मुद्दे उठाने हैं तो आदरणीय जयंत चौधरी की तरह लाठियां खानी पड़ती हैं। अगर आप योगी जी का मुकाबला करेंगे तो लाठी पड़ जाएगी। आप लपी झपी खेल रहे हैं भाजपा के साथ। सुनिए, आप हमें ये मत सिखाइए कि आप हमें ये नूरा कुश्ती है भाई। सुनिए, आप हमें ये मत सिखाइए। आप इतिहास पढ़िए, ठीक है? आप मैं आपकी बात बहन जी के ट्वीट की बात कर रहा हूँ। अगर ट्वीट से काम चलता तो राहुल गांधी और प्रियंका जी और हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां जमीन पर नहीं आता। अगर जो पिछड़े दलित शोषित वंचित किसान, इनको न्याय दिलाना है तो इनके आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। आप AC में बैठकर ट्वीट कर देंगे और दलित विरोधी का शोषण होता रहेगा। और दलित माननीय बहन जी का यदि ट्वीट नहीं आता तो किसी को नहीं पता था कि हाथरस में क्या हुआ है। जब माननीय बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट कर दिया और अपना प्रतिनिधि मंडल बहुजन समाज पार्टी का, सुनिए, जब अपना प्रतिनिधि मंडल हाथरस में भेजा तब अखिलेश यादव को याद आई, ठीक है? तब अखिलेश यादव को याद आई और तब राहुल गांधी को याद आई, तब कांग्रेस को याद आई। कह रहे कि माननीय बहन जी ने ट्वीट कर दिया कि जल्दी आपकी याददाश्त के लिए बता रहा हूँ। आप अभी गूगल पे सर्च कर लीजिए या यूट्यूब पर कि वहां जब हाथरस में कांड हुआ था, जो मनीषा वाल्मीकि बहन थी, उसका सबसे पहले आंदोलन में जमीन पर मुद्दा किसने उठाया? वो समाजवादी पार्टी थी। और ये समाजवादी पार्टी की ही देन है। ऐसा कुछ नहीं है वसीम भाई, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राहुल भाई, अगर AC में बैठकर ट्वीट करने से काम चल जाता तो 13 महीने तक किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं पड़ा रहना पड़ता। AC में बैठकर काम चलता। सुनिए, मैं ज्योति जी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये वो सरकार है जहां आज उत्तर प्रदेश की जनता इतनी परेशान हो चुकी है 10 साल से कि जब
2012 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आई। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा होता है। ये दंगों वाली सरकार है। 2013 में जब दंगे हो रहे थे मुजफ्फरनगर में, तब अखिलेश यादव सैफई महोत्सव मना रहे थे। ठीक है, ये दंगों की सरकार है। और ये दूसरी बात, अपने आप को ये पार्टी दलित हितैषी बताती है। तो आपको बता दूं कि जब अखिलेश यादव सरकार में आए 2013 में, 12 में सरकार में आए, 2013 में एक कांड होता है बदायूं का। बदायूं में 2 सगी दलित बहनों का समाजवादी पार्टी के सांसद के करीबियों ने बलात्कार कर उनको मार के पेड़ पे लटका दिया गया था। ये समाजवादी सरकार थी, ये दलितों की हितैषी सरकार थी। तब माननीय बहन कुमारी मायावती जी बदायूं में पहुंची थी। ठीक है, ये दलितों की हितैषी सरकार। दूसरी बात, बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने 12 लोगों ने वहां पे दलित महिला के साथ बलात्कार किया था, उसको मार दिया गया था। बुलंदशहर की घटना आपको पता होगी। ठीक है, तो ये पार्टी दलितों की हितैषी कभी नहीं हो सकती। राहुल भाई, कोई पार्टी लेके चल रही है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि कौन सी पार्टी 2012 से 2017 तक जनता ने क्या कहा, 2017 से और अभी तक जनता ने क्या कहा। ये जनता बेवकूफ नहीं है। जनता ने अपने 2 चरणों में फैसला सुना दिया है और 3 चरण का फैसला होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की सरकार को दोबारा बनाने जा रही है और बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल ये है कि तीसरा चरण बीएसपी के लिए कैसा होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि यादव बहुल सीटें हैं तीसरे चरण में। नहीं, देखिए, तीसरा चरण बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी शानदार रहेगा। प्रथम चरण में बहुजन समाज पार्टी काफी अच्छा लड़ी है, 2 चरण में और ज्यादा अच्छा लड़ी है, और तीसरे में आते आते हम लोग काफी संख्या पार कर जाएंगे सीटों की। और यादव बाहुल्य क्षेत्र है तो उससे मतलब नहीं है। माननीय बहन जी ने अभी भी अपनी पार्टी के सात्विक यादवों को टिकट दिया है। और जिस छपरा विधानसभा की बात वसीम भाई कर रहे थे, वहां से श्री तिलक राज यादव को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं वहां से। ये भी आपको पता होना चाहिए। तिलक राज यादव जी की जमानत जब होने वाली है की पार्टी है, तिलक राज यादव की जमानत जब होगी, मैं आपको ये लिख देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको छर्रा के बारे में पता नहीं है, छर्रा के बारे में पता है। और सुनिए बात, यादव बाहुल्य की नहीं, जितनी भी 2 चरणों में चुनाव हुआ, पहले 2 चरणों में समाजवादी पार्टी सेंचुरी लगा चुकी है और हम 250 प्लस सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज जो तीसरे चरण का चुनाव होना है, वो चुनाव ऐसी जगह पर होना है जो समाजवादी पार्टी का अभेद किला है। इस किले को कोई भेद नहीं पाया। और दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ है ज्योति जी, वो भी समाजवादी पार्टी का अभेद किला है, जो लोकसभा में अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर ऐसे किलों को कोई धराशायी नहीं कर पाया। वहां भी समाजवाद का परचम लोकसभा में फहराया। और इन 9 जिलों में समाजवादी पार्टी की 50 प्लस सीटें आ रही है दूसरे चरण में और तीसरे चरण में। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि अगर सपा की सरकार आई तो सारे माफिया बाहर आ जाएंगे। मैडम, माफिया राज की आप बात करते हैं, समाजवाद में माफिया राज कहाँ है? समाजवादी पार्टी के अंदर जो आदरणीय मैडम जवाब सुन लीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर कोई भी नेता या कोई भी एजेंसी एक मुकदमा बता दे और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जो व्यक्ति अभी बैठा था उसके खिलाफ मुकदमों का शतक लगा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश, वो हिंदुस्तान का गृह मंत्री है, वो तड़ीपार है। उसका जो गृह राज्य मंत्री है वो किसानों पर गाड़ी चलाने वाला है। एक व्यक्ति के गुजरात जंगों में घास सने हुए हैं खून से। एक व्यक्ति जो यहाँ लोकसभा के सांसद एटा से, वो कश्मीर दंगों के मुख्य षड्यंत्रकारी रहे। तो माफिया ये लोग हैं। माफिया वो लोग हैं जो बुलडोजर और खंजर की बात करते हैं, जो लैपटॉप की बात करते हैं, वो माफिया नहीं हो सकते। सिर्फ मुद्दों बात करती है, मुद्दों की राजनीति करती है। आदरणीय आजम साहब के खिलाफ मुकदमे लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? आदरणीय आजम साहब जो है गरीब, शोषित, दलित, वंचित, अति पिछड़े लोगों के लिए
एक ऐसा शिक्षा का मंदिर खड़ा करते हैं जहां लोग निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। जिस देश के अंदर शिक्षा के घर को मंदिर कहा जाता हो, उस मंदिर को बुलडोजर ढाता हो। लेकिन कोरोना काल में इस देश के अंदर उन मंदिरों पर ताले लगा करके, शराब के ठेके खुलवाकर लोगों को बहसी और नकारा बनाया जा रहा हो, सिर्फ सरकार के लिए जमा पूंजी इकट्ठा करने के लिए। ऐसी सरकार को जनता नकार चुकी है। और जो माफिया हैं, आपको बता देना चाहता हूं, 2022 के बाद उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएगा जो गर्मी निकालने की बात करते हैं। ठीक है, मेरा राहुल जी से सवाल है कि मायावती के कामों की तारीफ होती है, चाहे वो बच्चे हो, बुढ़े हो, नौजवान हो, महिलाएं भी हो, लेकिन कहा जाता है कि 2012 के बाद से जो बीएसपी है वो ज्यादा सीटें नहीं ला पा रही है। कितना कारण है? मैम देखिए, लोकतंत्र है, और दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जितना दुष्प्रचार किया जाता है इतना शायद किसी पार्टी के खिलाफ नहीं किया जाता। हम लोग की सीटें बेशक कम हुई है, लेकिन 2012 के बाद से भी हमारा वोट परसेंट लगातार बढ़ता रहा है। सीटें कम होना अलग बात है। हम लोग का अभी भी 2017 के चुनाव में 22.5% वोट रहा है, वोट परसेंट रहा है। उसमें हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सीटों से मतलब नहीं रहता। मैम सबसे बड़ी राहुल भाई, दलित वोट के अलावा आपकी नेता ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ 2007 से पहले आपकी सरकार उस समय आपने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार। आगे का विवादास्पद बयान मैं नहीं कह सकता। आप तिलक तराजू तलवार वालों, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी तलवार वालों को टारगेट भी करेंगे और उनका वोट भी देंगे। ये नहीं चलेगा, ये दोहरा मामला नहीं चलेगा। राहुल भाई, इसका जवाब मैं दूंगा आपको जी। कहीं भी यदि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहीं भी किसी मंच से यदि ये कहा हो तिलक तराजू और तलवार वाला, यदि किसी ने नारा दिया हो तो आप मुझे बताएं। किसी किताब में यदि लिखा हो तिलक तराजू तलवार का नारा तो आप मुझे बताएं। ये केवल एक अफवाह है जो विरोधी पार्टियों द्वारा फैलाई गई है। ये एक अफवाह है जो विरोधी पार्टी द्वारा फैलाई गई है। ठीक है ज्योति जी, और दूसरी बात, एक मिनट, जो आप बता रहे थे ब्राह्मण सम्मेलन, जो आप बता रहे थे कि ब्राह्मण सम्मेलन हमारे नेता कर रहे हैं, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी केवल ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रही है, वह सर्व समाज के साथ एक गठबंधन करने जा रही है। वह केवल ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रही है, वह सर्व समाज का सम्मेलन कर रही है। आपको याद होना चाहिए। अब आपके नेता की जानकारी ना हो, आपको शायद बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानकारी ना हो, मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी केवल ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रही है, सर्व समाज के साथ सम्मेलन कर रही है। राहुल भाई, आपकी नेता के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जो बहुजन की बात करती थी, जो दलितों की बात करती थी, दलित बैंक 1 मिनट राहुल भाई, जो आपका बैंक बोर्ड था, क्या आपके पास से खिसक चुका है? क्या आपके पास से खिसक चुका है जो आप तिलकराज यादव का वो लेके आ रहे हैं? आपकी नेता ने कई बार यादवों को ऐसे अपशब्द बोले हैं मंच से जिनको मैं नहीं बता सकता, और आप उन्हीं तिलकराज यादव का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो क्या मानूं, आपकी जमीन खिसक चुकी है क्या? वो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट हुआ करता था, बैंक वोट हुआ था, कोई जमीन नहीं खिसकी है। बहुजन समाज पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का और मान्यवर श्री कांसीराम साहब का एक मिशन है। हमारे बहुजन महापुरुषों का एक मिशन है, और मिशन कभी खिसकता नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये एक आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों ने बड़े संघर्ष से खड़ी की है, ये कभी खिसक नहीं सकती। वोट परसेंट सीटों से मतलब नहीं रहता है। आंदोलन सुनिए, 10 मार्च को माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही हैं, तब ज्योति जी आप डिबेट कीजिएगा। 10 मार्च को यदि सरकार बनती है और 11 मार्च को आप डिबेट कीजिएगा। वसीम खान भाई, आप भी उसमें जरूर रहिएगा, तब देखते हैं जो आपने। मैडम आधा मिनट आंदोलन की बात में बता। आपने आजम खान की बात करी थी, लेकिन अखिलेश यादव आजम खान का कहीं जिक्र नहीं करते हैं, और योगी जी भी कहते हैं कि खुद अखिलेश भी नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। नहीं, हाँ,
ऐसा मैं आपको बता देना चाहता हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब रामपुर में रोड शो किया तो उन्होंने कहा था कि जो ये परिवार है, रामपुर परिवार है, इस परिवार से मेरा बचपन का नाता है, ये मेरी दूसरी पीढ़ी है। अब्दुल्ला आजम के साथ मैं आज खड़ा हूं। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा वहां रथ पे और ये कहा ये रामपुर मुझे विरासत में मिला हुआ है। विरासत का मतलब मेरे पिता की ये जमीन है। जो आदरणीय आजम साहब हैं वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और मैं जानता हूं कि उन पर ऐसे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं जो बिल्कुल हास्यास्पद हैं और लगातार उन्होंने इस बातों को उठाया है। और योगी जी क्यों आजम साहब की बात करते हैं? योगी जी को बात करनी चाहिए उस अमित मिश्रा टेनी के बेटे की, आशीष मिश्रा टेनी के बेटे की। उसकी जमानत दिलवा देती है भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि किसान भाइयों मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आपको जो है मेरा दिए के उजाले जैसा सत्य समझ में नहीं आया। ये कौन सा दिए का उजाला है कि मतलब आप जो है किसानों के हत्यारे को जमानत दिलवा रहे हैं? ये आपके दिए का उजाला है? आपके भाजपा के जो गृह मंत्री हैं वो उनको गृह राज्य मंत्री बनाए हुए हैं। बातें आजम साहब की योगी जी को नहीं करनी चाहिए। योगी जी को बात करनी चाहिए अपनी पार्टी के अंदर जितने दागदार नेता हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में आज भी शामिल हैं, जिन पर बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? और रही आदरणीय आजम साहब की बात तो सारे मुकदमों में बेल हो चुकी है और विधानसभा चुनाव के बाद आदरणीय आजम साहब बहुत जल्दी बाहर होंगे और पुनः मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी जो आजम साहब का सपना है दलित मुस्लिम अल्पसंख्यकों पिछड़ों शोषित वंचितों को शिक्षा दे करके उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, वो सपना आदरणीय आजम साहब का पूरा होगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सपना था, जो डॉक्टर जनेश्वर मिश्रा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना था, उस सपने को 10 मार्च के बाद निकल करके आदरणीय आजम साहब साकार करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा वादा और उम्मीद है। ठीक है, बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को क्या नतीजे आएंगे वो देखा जाएगा कि कौन बनता है उत्तर प्रदेश का अगला सीएम। फिलहाल इस चर्चा में बस बहुत गर्मागर्मी हो गई इस चर्चा में। फिर मिलेंगे आप सभी दर्शकों से। फिलहाल बस और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना समय निकालकर इस चर्चा में जुड़े। शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।